हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 11वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रही हूँ, संसद, जिसमें मैं आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के विषय में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको संसदीय समितियों के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 11वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, भारत की संसद। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। सबसे पहले तो यही है कि ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि संसद जो है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में है। उसके बाद आता है, इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, भाग लगा लो इसके, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 में है और इसको उच्च सदन कहा जाता है। उसके बाद आता है लोकसभा, यह अनुच्छेद 81 में है और इसको निम्न सदन कहा जाता है। तीसरा पार्ट जो है राष्ट्रपति हैं, ये क्या है कि ये संसद के सत्र को बुलाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उच्च सदन की बात करेंगे। राज्यसभा, इसे हम उच्च सदन कहते हैं। इसमें क्या है, नियुक्ति कौन करता है, राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो राज्यसभा की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। नए सदस्य कितने आएंगे, 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। अब राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्यों नहीं भंग होती, 2 वर्ष के बाद 1/3 जाते हैं और 1/3 आ जाते हैं, तो ऐसे ही जो है ये कंटिन्यू बनी रहती है, कभी भी भंग नहीं होती और इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। इसके बाद आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, इन्हें पदेन सभापति भी कहते हैं। यह इसका सदस्य नहीं होता, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते क्योंकि इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो और उसके बाद उसकी जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अब आती है सदस्य संख्या। अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 245 में 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। बच गए कितने, 233। 233 में से जो राज्यों में से होते हैं वो 229 और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें से 4 सदस्य होते हैं। अब आता है कि राज्यसभा के पहला सभापति कौन था, तो श्री राधा कृष्ण। वर्तमान सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, श्री कृष्णमूर्ति राव और वर्तमान में जो उपसभापति हैं वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो ये हमारा राज्यसभा। तो आगे देखिए, लोकसभा, ये अनुच्छेद 81 के अंदर है। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल नाम 1954 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को, और निम्न सदन कौन हुआ, लोकसभा। इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, और जो है लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। आप सभी को पता है कि जनता क्या करती है, वोट करती है और अपने जो है नेता चुनती है। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसमें योग्यता क्या है लोकसभा की कि भारत का नागरिक हो और उनकी जो उम्र है वो कम से कम 25 वर्ष हो। अब आती है लोकसभा के सदस्य संख्या। अधिकतम 552 सदस्य संख्या है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है। 545 में से 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के जो है वो राष्ट्रपति स्वयं चुनता है और बाकी बचे 543 सदस्य। ठीक है, ये अधिकतम संख्या है इनकी। इसके बाद आता है
530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ठीक है, ये संख्या तो है हमारी वर्तमान में 545 की। अगर 552 अधिकतम जो संख्या अगर वो हो तो यहाँ 13 की जगह 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये 2 सीटें थी आंग्ल भारतीय की, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इनको 104 संवैधानिक संशोधन 2019 में जो है आंग्ल भारतीय सीट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और ये नियम कब से लागू हो गया? ये 25 जनवरी 2020 से इसको लागू कर दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ अविश्वास प्रस्ताव। सरकार अपना बहुमत साबित करे, ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। मतलब अगर सरकार अपना बहुमत जो है साबित नहीं कर पाती तो पूरे मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, यह प्रस्ताव विपक्षी दल रखता है मंत्रिपरिषद के प्रति। ठीक है, कौन रखता है? विपक्षी दल रखता है। और किसके प्रति? सरकार के प्रति रखता है। अब लोकसभा में क्या होता है? प्रस्ताव रखने के बाद वोटिंग होती है। अगर सरकार ने अपना बहुमत प्राप्त कर लिया तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। ठीक है, अगर सरकार ने अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अब मंत्रिपरिषद कौन है? मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य मंत्री जिनको विभाग नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, बिना विभाग के मंत्री। यह जो अविश्वास प्रस्ताव है यह 50 सदस्यों के समर्थन के साथ एक सदस्य लिखित में देगा। मतलब एक सदस्य देगा, लेकिन वो क्या है कि उसमें 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार हिलाया जा सकता है, यानी कि अब भाई किया है फिर थोड़े दिन बाद फिर कर दिया, ये सिर्फ एक सत्र में एक बार हिलाया जा सकता है। केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। आपको पता है ये 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा के अंदर ही रखा जाता है। विपक्ष द्वारा सरकार गिराने या कमजोर करने के लिए लाया जाता है। विपक्ष क्यों लाती है? कि अगर बहुमत साबित नहीं होता तो सरकार गिर जाएगी, और नहीं तो कमज़ोर, मतलब उसकी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अगर कोई भी किसी भी कारणवश कुछ भी होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या है? इस्तीफा देना पड़ता है। सदन की कार्रवाई के लिए जब भी सदन की कोई कार्रवाई होती है तो कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है, तभी कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? गणपूर्ति कहते हैं। अब हम करवाते हैं शून्यकाल। इसमें क्या होता है कि जो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे यह शुरू होता है। इसमें किसी विशेष विषय भाषण के लिए अध्यक्ष को पूर्व सूचित किया जाता है। ठीक है, 12 बजे होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। अब देखिए, 12 बजे से पूर्व क्या है? प्रश्नकाल। 12 बजे के बाद क्या है? कार्यसूची। और जो इन दोनों के बीच का समय वो क्या है? शून्यकाल। अब आती हैं संसद की समितियां। सबसे पहले है लोक सेवा समिति। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, और उसका कार्य क्या होता है कि जो मंत्रालय में जो खर्चे होते हैं वह होता है, और भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उस पर ये विचार विमर्श करते हैं। कौन? विपक्ष के नेता। उसके बाद दूसरी समिति है तदर्थ समिति। इसमें क्या है कि ये विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। तीसरी समिति है विशेषाधिकार समिति, और चौथी समिति है नियम समिति। इसमें ये 2 समितियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बाकी मैं आपको बाद में विशेष जो लेसन करवाऊंगी समितियों का उसमें करवाऊंगी। अब देखिए जो कुछ पॉइंट है इसमें। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है। इसमें दूसरा प्रश्न क्या है कि विश्वनाथ प्रताप प्रथम प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला
जी, तो ये थी हमारी भारत की संसद के बारे में, और इसमें मैंने आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में बताया। राष्ट्रपति का इसमें यही है कि दोनों सत्रों की जो है संयुक्त अधिवेशन करता है, या दोनों सत्रों को जो है संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ अगली वीडियो में।